अन्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहला क्वेश्चन था गर्दावास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। तो पहला इसका आंसर था पहला और दूसरा, और इसका आंसर था बुर्ज होम एवं गुफकरा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि संप्रदाय के आधार पर इतिहास का विभाजन किसने किया था। तो इसका आंसर क्या है? J.S. मिल है। दोस्तों, जिसने भी यह आंसर दिया है उसके नाम स्क्रीन पर है। ठीक है, आप ही दोस्तों अपना नाम स्क्रीन पर देखने के लिए क्या करें? सही आंसर कमेंट करें। ठीक है, ये हो गए आज की बात। अब हम क्या करते हैं कि आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमने कल की क्लास को हड़प्पा कालीन स्थलों से समाप्त किया था। कहां से समाप्त किया था? हड़प्पा कालीन स्थलों से समाप्त किया था। और मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में पाए गए। कहां पाए गए हैं? भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में पाए गए हैं। दोस्तों, मैंने बताया था कि अब तक सिंधु सभ्यता में लगभग 1500 से 1700 स्थल खोजे जा चुके हैं। उनमें से हमें कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ना है। तो हमको सबसे पहली बात तो ये समझना है कि वो प्रमुख स्थल है कहाँ। तो जैसा जिसका एरिया है उस तरीके से हम बात करेंगे। सर्वाधिक स्थल कहां से पाए गए हैं? भारत से पाए गए हैं। और उसके पश्चात सबसे कम स्थल कहां पाए गए हैं? अफगानिस्तान में पाए गए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे कम स्थान कहां पाए गए हैं? अफगानिस्तान में पाए गए। तो हम क्या डालेंगे? हेडिंग कि हड़प्पा कालीन स्थल। हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, एक तरफ हम क्या बनाएंगे? क्षेत्र और एक तरफ बनाएंगे प्रमुख स्थल। ठीक है, सबसे पहले हम किस क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं? अफगानिस्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, अफगानिस्तान से हमें दो क्षेत्र मिले हैं। क्या हम कितने मिले हैं? दो क्षेत्र मिले हैं, जिसमें पहले का नाम क्या है? मुंडीगा, और दूसरे का नाम सोरतकई है। सोरतकई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। क्यों है? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि हिंदुकुश क्या है? हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में क्या है? हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो वो कौन सा है? सोरतकई। और वो कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। तो हम इसके सामने डैश करके लिखेंगे मुंडीगाक एवं सोरतकई। यहीं पे नोट करके हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हिंदुकुश पर्वत माला के उत्तर में सोरतकई स्थित है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे ये नेट में पूछा गया है कि हिंदुकुश पर्वतमाला के उत्तर में कौन है? तो सोरतकई स्थित है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पाकिस्तान के बारे में। किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि हड़प्पा के मतलब अफगानिस्तान में जो दो स्थल थे, क्या है? हड़प्पा में दो स्थल थे, जबकि मतलब सिंधु सभ्यता में पाकिस्तान में लगभग 300 से 400 साइटें आज तक पाई गई हैं। तो 300-400 साइटों में जो इंपॉर्टेंट साइट है हम उनके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान में क्या है? स्पेशल पंजाब में कई स्थल पाए गए हैं, जिसके बारे में हमें जानना है। पहला स्थल है पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था। दूसरा है डेरा इस्माइल खान। क्या है? डेरा इस्माइल खान। और तीसरा है रहमान ढेरी। और चौथा है कोटल निहंग खां। क्या है? कोटल निहंग खां। तो लिख लीजिएगा, पहला लिखिएगा इसमें हड़प्पा
हड़प्पा, हड़प्पा के बाद क्या है, डेरा इस्माइल खां, डेरा इस्माइल खां, इस्माइल खां। ठीक है दोस्तों, इसे लिख के चलिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है रहमान खान, रहमान डेरी, रहमान डेरी। और इसके बाद क्या है, रहमान डेरी के बाद है कोटल निहंग खां, कोटल निहंग खां। यही स्थल है जिसके बारे में हमें याद रखना है। कहां पे, पाकिस्तान पंजाब में। यहां पर क्या लिखेंगे, पंजाब में यह स्थल पाए गए। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज क्या है कि पाकिस्तान में ही एक स्थल है बलूचिस्तान। कौन है, पाकिस्तान में ही एक स्थल है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान हरदम क्या करता है, पाकिस्तान से अलग होने की बात करता रहता है, लेकिन क्या होता है, यह कभी भी अभी तक पाकिस्तान से अलग नहीं हो पाया। ठीक है, और बलूचिस्तान का ही एक क्षेत्र है सुतकांगेंडोर। क्या है, सुतकांगेंडोर स्थल है, जिसमें मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि चारों साइड में सबसे पश्चिमी स्थल कौन था, सुतकांगेंडोर था। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट था। तो हिंट डालिएगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखेगा सुतकांगेंडोर, सुतकांगेंडोर, सुतकांगेंडोर। और पिराक, पिराक। ठीक है, नेक्स्ट मेहरगढ़, मेहरगढ़ इत्यादि। ठीक है तो बहुत स्थल, लेकिन हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट स्थलों के बारे में जानना है। सबसे पहले तो इसमें क्या है, सुतकांगेंडोर को जानना है। दूसरा किसको जानना है, मेहरगढ़ को जानना है। और मेहरगढ़ को क्यों जानना है, क्योंकि मेहरगढ़ हड़प्पा स्थल 3 भागों में डिवाइड है। पहला स्थल है प्राक हड़प्पा, और दूसरा है हड़प्पा, और तीसरा है उत्तर हड़प्पा। इन तीनों के बारे में जब आगे हम डिस्कस करेंगे तिथियों के बारे में, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। इन स्थलों में मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहां पे प्राक हड़प्पा और हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा जैसे साक्ष्य देखने को प्राप्त होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, भारत के बारे में बात करेंगे। और भारत में कौन कौन से ऐसे स्थल थे जो हाथ से क्षेत्र जो इंपॉर्टेंट थे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्थान हम पढ़ेंगे किसको, राजस्थान। भारत में किसको पढ़ेंगे हम, राजस्थान को पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहला और एक ही इंपॉर्टेंट स्थल है जिसका नाम हम बार बार क्वेश्चन में देखते हैं, और उसका नाम है कालीबंगा। राजस्थान से क्या पाया गया है, कालीबंगा के साक्ष्य पाए गए हैं। तो इसमें लिखेगा राजस्थान के सामने कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, गुजरात की, गुजरात की। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि गुजरात में स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल पाए गए थे। और सर्वाधिक स्थल जब पाया गया है, तब आपको मैंने यह भी बताया था कि इसे यहां पे क्या पाया गया है, सर्वाधिक स्थल पाया गया है। और स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक स्थल किस नदी के तट पे पाए गए थे, सरस्वती नदी घाटी के तट पे पाए गए थे। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या था, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी था। ठीक है, तो हमको क्या है, गुजरात के क्षेत्र 2 भागों में बटे थे। कितने भागों में बटे थे, 2 भागों में बटे थे। पहला था काठियावाड़ क्षेत्र। क्या था, पहला था काठियावाड़ क्षेत्र, जिसमें लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन एवं सोमनाथ भगतराव नामक स्थल पाए गए हैं। और दूसरा स्थल था कच्छ क्षेत्र। क्या था, दूसरा स्थल था कच्छ क्षेत्र। और कच्छ क्षेत्र से धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा इत्यादि स्थल पाए गए, जो हमसे
क्वेश्चन में पूछा गया है कि कच्छ क्षेत्र से, क्या पूछा गया है, कच्छ क्षेत्र से कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। तो कच्छ क्षेत्र से कौन सा था, धौलापुर, देसलपुर और सुरकोट था। तो हम क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे। पहला हम किसके बारे में लिखेंगे, काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़, देख लो मक्खियों नहीं छोड़ रही हम लोग को, ठीक है। काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र में हम किसको पढ़ेंगे, लोथल, लोथल, रंगपुर, लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, कामा, सोमनाथ, सोमनाथ, भगतराव, भगतराव इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये कहां पढ़ा है, काठियावाड़ क्षेत्र में पढ़ा है। दूसरा किसमें पढ़ना है हमको, इसमें क्या है, कच्छ क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र। कच्छ क्षेत्र से इंपॉर्टेंट क्या था, धौलावीरा, धौलावीरा, देशलपुर, देशलपुर प्लस कौन सा स्थल था, देशलपुर एवं सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट स्थल थे। लेकिन आपसे एक और स्थल पूछा गया है कि कुंतसी कहां पर पाया गया है। क्या पूछा गया है, कुंतसी कहां पाया गया है। तो कुंतसी भी कहां से मिला है, गुजरात का ही स्थल है। तो नोट करके लिखेगा कुंतसी, नोट, कुंतसी गुजरात का स्थल है, गुजरात का स्थल है। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, इन सब चीजों पर बहुत ध्यान रखना है तो बहुत ही क्या है, नाम ही है, लेकिन इन्हीं नामों से क्या बनते हैं, हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये स्थल कहाँ पर स्थित है, या फिर इनमें से क्या पाए गए। लेकिन हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ विशेष स्थानों के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से कुछ स्थल जो है, जैसे कि लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, सोमनाथ, भगतराव, इन सब को पूछा जाता है कि यह स्थल स्थित कहाँ थे, और इसके बारे में और सारी चीजें हमें प्राप्त नहीं होती। तो हमने जो आपको बताया है कि यह स्थल कहां से पाए गए हैं, हम क्या करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे और बार बार इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब इसे हम बार बार पढ़ेंगे तो क्या होंगे, हमें चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आलमगीरपुर के बारे में। कहां से पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में। कहां के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था एक स्थल है आलमगीरपुर, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। कहां है, सबसे पूर्वी स्थल है, और किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश से हमें 3 स्थल पाए गए हैं। क्या है, 3 स्थल पाए गए हैं, और वो 3 स्थल हैं आलमगीरपुर, बड़ा गांव एवं हुलास। ठीक है, तो हम लिख देंगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, बड़ा गांव एवं हुलास। ठीक है, ये हो गए उत्तर प्रदेश के स्थल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा की। कहां की बात करेंगे, हरियाणा की। और हरियाणा में हमें कुछ प्रमुख स्थल मिले हैं, जिनके नाम है भगवानपुरा, बाड़ावली, राखीगढ़ी एवं दौलतपुर। बाड़ावली को हम इंपॉर्टेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि लकड़ी के हल, क्या है, मिट्टी के हल। क्या पूछा गया, मिट्टी के हल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, बाड़ावली से प्राप्त हुए। तो हम हिट डालेंगे किसके, हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा से क्या मिला है, पहला बाड़ावली, 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 राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, कामा, राखीगढ़ी, कामा, भगवानपुरा, भगवानपुरा,
कामा दौलतपुर, ये हो गए हमारे हरियाणा के स्थल। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? पंजाब की। किसकी बात करेंगे? पंजाब की बात करेंगे। पंजाब से हमें 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। कितने? 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, और वो 2 स्थल में पहला स्थल है रोपड़ और दूसरा स्थल है संघोल। रोपड़ के बारे में पूछा गया है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य सैंधो सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या था? रोपड़ था। और दूसरी चीज पूछा गया है कि संघोल कहां पर स्थित है? तो वो कहां पर स्थित है? पंजाब भारत में स्थित है। तो हेडिंग डालेंगे पंजाब। क्या डालेंगे? पंजाब। पंजाब से हमें क्या मिला है? रोपड़। रोपड़, रोपड़ को हम क्या बोलते हैं? रूपनगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपनगर भी बोलते हैं। और दूसरा स्थल क्या है? संघोल। ठीक है, ये 2 स्थल इंपॉर्टेंट हमको प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कश्मीर की। किसकी? जम्मू कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। और यहां से हमें कौन सा स्थल मिला है? मांडा स्थल प्राप्त हुआ है। और मांडा स्थल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मांडा स्थल सैंधो सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर था। क्या था? सबसे उत्तरी छोर था, और जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें थी, ये सारी हैं। और इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे अंतिम स्थल क्या है? सबसे अंतिम स्थल सिंध के बारे में, कि सिंध में कौन कौन से स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, ये चीजें हमें पूछी जाती हैं। तो सिंध डालेगा हेडिंग, और सिंध से हमें क्या मिला है? कोट दीजी। सिंध यहां डालिएगा और स्थल में लिखिएगा कोट दीजी। कोट दीजी प्लस मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो इत्यादि। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ढेर सारी स्थल हैं, लेकिन हमको क्या करना है? उसमें इंपॉर्टेंट स्थलों के बारे में जानना है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर कि सैंधो सभ्यता में कहां कहां सबसे इंपॉर्टेंट स्थल थे। क्योंकि 1600-1700 जो स्थल हैं उनके बारे में तो पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ प्रमुख जो हैं उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं क्या करूंगा, इसका जो ये है कि तुरंत ही आपको दिखाता हूं कि ग्राफ कैसा है, कि इसका चारों जो एरिया है, कि पूर्वी क्षेत्र क्या है, पश्चिमी क्षेत्र क्या है, उत्तरी छोर क्या है और दक्षिणी छोर क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि सैंधो सभ्यता की नगर व्यवस्था। क्या है? सैंधो सभ्यता की नगर व्यवस्था। हेडिंग डालिएगा सैंधो सभ्यता की, सैंधो सभ्यता की नगर व्यवस्था। नगर व्यवस्था। ठीक है, देखिएगा सैंधो सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त थे। और 2 भागों में पहला भाग था पूर्वी टीला और दूसरा भाग था नगर टीला। और यह नगर ग्रिड क्या है? ग्रिड, जाल या चेस बोर्ड पद्धति में बसाए गए थे। और इसमें देखिएगा कि पश्चिमी टीला जो था उसे किस नाम से जाना जाता है? दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है उसे क्या कहा जाता है? नगर टीला कहा जाता है। दुर्ग टीले में विशिष्ट जन के लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? विशिष्ट जन लोग रहते थे। जो पुरोहित होता था या शासक वर्ग होता था वो कहां पर रहता था? दुर्ग टीले में रहता था। और दुर्ग टीला कहां पर था? पश्चिम में स्थित था। नेक्स्ट जो पूर्वी टीला है, क्या है? जो पूर्वी टीला है उसे क्या कहा जाता है? नगर टीला कहा जाता है। और नगर टीला में कौन लोग रहते थे? आमजन लोग रहते थे, या फिर जो निचले तबके के लोग थे वो कहां रहते थे? निचले नगर में रहते थे। सैंधो सभ्यता क्या है? सैंधो सभ्यता की नगर व्यवस्था में हम देखेंगे कि यहां पर
नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। क्या थी? नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में हम देखेंगे कि नालियां क्या होंगी? मतलब कि ढकी हुई है। और नालियां क्या है? चौड़ी हैं। और नालियों में छोटे छोटे मेन होल बनाए गए। जैसे कि मान लीजिए ये नाली है और ये नाली का पूरा स्ट्रक्चर है। और नाली के स्ट्रक्चर में क्या है? पानी बहता है। तो क्या होता है? कचरा भी इसके साथ बहता है। और इस कचरे के दौरान क्या होता है? ये कचरे के साथ जब बहता रहेगा तो एक बार क्या होगा कि ये नाली जाम हो जाएगी। तो इसी चीज के बचने के लिए सिंधु सभ्यता के वासियों ने इन्हीं नालियों में कुछ कुछ जगहों पर क्या बनाया? एक गड्ढा बनाया। और उस गड्ढे में उन्होंने क्या किया कि जब क्या पानी जब बहता था तो जो कूड़ा होता था वो उसी गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था, पानी आगे की तरफ बढ़ता जाता था। और इस चीज को उसने क्या किया कि वहां से हम लोग सफाई, वो लोग क्या करते थे? सफाई के लिए उसी गड्ढे से उस कूड़े को निकाल लेते थे। और नाली व्यवस्था इसी तरीके से बहुत अच्छे से संचालित होती रही। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वहां पर सड़कें, वहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। कहां पर काटा करती थी? समकोण पर काटा करती थी। और इसमें स्पेशल बात क्या थी कि एक एंगल से, मतलब कि एक जगह से हम बहुत दूरी तक चीजों को देख सकते थे अपने सामने की तरफ। दूसरी चीज, यहाँ के जो नगर थे इनके जो घर होते थे वो कहां होते थे? सड़कों पर ही होते थे। लेकिन इनके दरवाजे कहां खुलते थे? गलियों की तरफ खुलते थे। कहां पर? गलियों की तरफ खुलते थे। और गलियों की तरफ जब खुलते थे तो उनका केवल यही उद्देश्य था कि ये क्या हो, जो वहां पर रोड तो क्या होती थी? कच्ची होती थी। और जब कच्ची सड़कें होंगी तो क्या होगी? धूल उड़ेगी। क्या होंगी? धूल उड़ेगी। जिससे उन्होंने बचने के लिए क्या है? जिससे उन्होंने बचने के लिए उस तरफ ना दरवाजा करके गलियों की तरफ अपना दरवाजा किया। दूसरा स्थल है लोथल। इसमें एक अपवाद स्वरूप एक स्थल है लोथल, जहां से क्या पाया गया है? जहां से दरवाजे पीछे की तरफ ना होकर आगे की तरफ हमको देखने को मिलते हैं। यह एक मात्र अपवाद स्वरूप स्थल है जहां पर दरवाजे कहां है? मेन सड़क की ओर है। ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है अभी तक विद्वानों में मतभेद है कि क्या कारण रहा होगा जो इन्होंने आगे की तरफ दरवाजे किए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसका जो मैंने आपको बताया कि इसके जो सभ्यता के जो नगर थे दो भागों में बटे थे। लेकिन कालीबंगा क्या है? कालीबंगा और धौलावीरा क्या है? धौलावीरा दो ऐसे स्थल थे जिसके नगर तीन भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? तीन भागों में विभाजित होंगे। आपको यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य नगर के साक्ष्य क्या है? मध्य नगर के साक्ष्य कहां पाए गए हैं? तो उसका आंसर बनाया गया था कालीबंगा। और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है? जीआईसी 2009 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन आपको नेट में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसलिए आप इसमें चौंकिएगा मत, ये ऐसा नया फैक्ट है। तो हमको इस चीज को आगे कंटिन्यू ध्यान रखना है कि मध्यनगर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा और धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे? सिंधु सभ्यता के तिथि क्रम के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? तिथि क्रम के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस क्लास को खत्म करने से पहले, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर वीडियो के अंत में मैं क्या पूछूंगा? आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो आज का क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? ए कनिंघम, बी दूसरा दयाराम साहनी,
तीसरा जॉन मार्शल, चौथा चार्ल्स मैसन। थैंक यू दोस्तों।